प्रश्न पत्र चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एक बार पहले भी हम सभी प्रश्न 2 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप लगभग सभी अध्यापकों ने आपको बारी बारी से बताया ही होगा। तो आज हम सभी गणित भाग 2 के प्रश्न क्रमांक 2 का स्वरूप देखेंगे। 40 अंकों के प्रश्न पत्र में प्रश्न 2 जो है ये कुल चार मार्क का होता है, जिसके अंतर्गत 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कोई 2 उप प्रश्न हल करने होते हैं। प्रश्न का जो स्वरूप है वो कृति स्वरूप का होता है, यानी प्रश्न संपूर्ण रूप से हल करके सोपानबद्ध तरीके में दिया गया होगा, जिसे जगह जगह पर खाली स्थान बताया गया होगा जिसे आपको भरना पड़ता है। चूंकि पहले भी हम इसके बारे में देख चुके हैं कि प्रश्न 2 जो है, प्रश्न क्रमांक 2 या ए आप कह लें, इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल करना होता है। किन्हीं 2 उप प्रश्नों को हल करना होता है। टोटल प्रश्न दिए कितने रहेंगे? 3 उप प्रश्न दिए रहेंगे। आपको 2 लेना है, प्रत्येक का जो गुणांक होगा वो 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न 4 अंकों के लिए आता है। अब दिए गए गणित भाग 2 में कुल मिलाकर हमारे पास 7 पाठ हैं, जिनमें से महत्व मापन तो निकाल ही दिया गया है। बीच बीच में से भी कुछ घटक निकाले गए हैं कोरोना प्रादुर्भाव के चलते। तो अब आपको इन प्रश्नों के लिए किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है? अगर मैं पाठ पहला लेता हूं तो पाठ पहले में सबसे पहले जो चैप्टर है आपका समरूपता, इसमें हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखते हैं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय है इसमें। तो प्रायः जो प्रश्न पूछा जाएगा वो समानुपात के मूलभूत प्रमेय, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इससे संबंधित प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको किस प्रकार के प्रश्नों को टारगेट करना है? चूंकि ये कृति आधारित प्रश्न पत्र होगा, तो कृति में कम से कम जिन प्रश्नों में 4 स्टेप या 4 खाली स्थान जिस कृति में होगा, आप उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि आसानी से ये प्रश्न हल किया जा सके। इसी प्रकार पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7वां तो बिल्कुल निकल गया है। तो आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं कि जिस पर आधारित प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो दूसरा देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, मान लीजिए एक वृत्त की आकृति दी गई है। इसका मतलब ये प्रश्न जो आया वो वृत्त पाठ से आया, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का केंद्र C और C से वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के भाग का जो स्पर्श बिंदु है A, स्पर्श रेखा पर स्थित एक अलग बिंदु है B। इस दी गई आकृति में केंद्र C वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो हम सभी अवगत हैं कि केंद्र से जैसे ही वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ा जाता है तो वो त्रिज्या बन जाएगी। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। वह रेखा AB यह वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती हो। तो सबसे पहला स्टेप दिया है, कोण CAB बराबर खाली स्थान है
और फिर इस तरह से ब्रैकेट या कोष्ठक बना हुआ है और आगे यहां पर वापस से कोष्ठक है जिसमें आपको कारण डालना है। दूसरा स्टेप देखिए इसमें कि सी ए लंब है ए बी पर, इसलिए सी ए बराबर, फिर से खाली स्थान बना दिया, सेंटीमीटर, और यहां पर आपको इसका कारण डालना है। ठीक, तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 4 खाली स्थान हैं, आपको ये चारों खाली स्थान भरना है। बाकी प्रश्न में कोई भी मान नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, जो प्रश्न में लिखित तौर पर है वो आकृति में आपको दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करें। तो कोण सी ए बी, तो ये भी आपका एक प्रमेय है कि वृत्त की त्रिज्या उसकी स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो जब दोनों लंब हैं तो बीच के कोण का माप कितना होगा? 90 अंश। तो कोण सी ए बी का माप हो गया 90 अंश। और अब कारण में वो प्रमेय का रीजन देना है आपको कि स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय। अगला देखो, तो सी ए लंब हो गया, जैसे ही दो रेखाओं के बीच या दो रेखाखंडों के बीच का कोण यदि 90 हो तो वे दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो सी ए लंब हो गया। सी ए बराबर, तो यहां पे तो ये सी ए ही वृत्त की त्रिज्या है जो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कारण लिखोगे आप वृत्त की त्रिज्या, कारण भी पूछा ही है ना, तो वृत्त की त्रिज्या। तो आसान सा सवाल रहा ये। प्रश्न पाठ वृत्त से है, कृति करनी है, 3 उप प्रश्न होगा, 2 हल करना पड़ेगा। पहला देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा हल की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही है तो जैसा प्रश्न दिया है वैसा आप पहले कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जहां जहां खाली स्थान है यदि आकृति से सीधी तरीके से भरा जा सकता है तो ठीक है। यदि आपको ऐसी आवश्यकता लगती है कि मुझे कुछ हल करके देखना है तो इसी आकृति के बगल में या आकृति के नीचे अपने उत्तर पुस्तिका में आप उस प्रश्न को चरणबद्ध तरीके से हल कर लीजिए। फिर जो मान आपको जिस खाली स्थान में भरना है उस खाली स्थान में जाकर उन मानों को लिख दोगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए, आशा है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति के चैप्टर में इस साल आपका शायद दूसरा जो प्रश्न संग्रह है वो हटाया गया है। तो जो भी संभावना है वो त्रिकोणमिति के अनुपातों में संबंध पर आधारित होगा या कुछ साध्य करके दिया गया हो। देखते हैं कि प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों को पूर्ण करो। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि या तो इस पाठ से त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को पूछेगा या साध्य प्रकार के सम देखिए पहले प्रश्न संग्रह में दिए गए हैं। तो उन प्रश्न संग्रहों में से कोई एक साध्य उठाकर लिखा रहेगा पूरा का पूरा हल। आपको बीच बीच में खाली स्थान भरना है। तो पहला दिया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, खाली स्थान। दूसरा है साइन थीटा बराबर ब्रैकेट में कॉस है, अगला देखिए
तीसरा cos थीटा बराबर, चौथा प्रश्न है tan थीटा, बीच में गुणे का चिन्ह है। बहुधा आप इस प्रकार का चिन्ह त्रिकोणमितीय अनुपातों में नहीं देखोगे, आप वहां पे दशमलव की तरह एक चिन्ह देखोगे, लेकिन ये दशमलव न होकर इसको भी हम लोग गुणा का ही मानते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न पत्र में हमारे गुणे का चिन्ह दिखाया गया है, तो ये है tan 90 माइनस थीटा। फिर से देखिए, जैसे कि इसके लिए जो पूर्णांक है वो 2 रखा गया है, आधा 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 हो गया आपका मिला के, कि हर एक खाली स्थान में क्या आएगा। हम पढ़ चुके हैं कि साइन बटे कॉस जो होता है वो है tan थीटा, इस अनुपात को हम tan थीटा भी कहते हैं। तो अब इसके लिए मुझे कुछ हल करके देखने की आवश्यकता तो है नहीं, तो सीधे सीधे हम उसका उत्तर यहां पे लिख देंगे। अगला देखिए, साइन थीटा बराबर कॉस है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात तो दिया है, खाली स्थान किसके लिए बना है, कोण का माप लिखने के लिए। तो साइन और कॉस ये तो दोनों अलग अलग अनुपात हैं। परिभाषा से आपने देखा हुआ है कि ये है सम्मुख बटे कर्ण और ये होता है संलग्न बटे कर्ण। तो यदि दोनों का मान बराबर है तो ये एक ही जगह पर संभव है, जब आप किसी कोण का कोटिपूरक मान रखते हो, तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो अपने संबंधित अनुपात में बदलेगा। इसकी चर्चा अभी थोड़ा सा करेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं। तो थीटा है, मैंने कहा कोटिपूरक। कोटिपूरक किसे कहते हो, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे हम कोटिपूरक कहते हैं, बराबर। तो यदि मुझे कोण ए का माप चाहिए तो इसके साथ जो 90 बना रहा है आप उसका पक्षांतर करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कोटिपूरक हो गए। यदि संख्यात्मक मान के बारे में चर्चा करें तो 30 अंश और 60 अंश देखो, 30 धन 60 हो गया 90, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के लिए कोटिपूरक हैं। तो यहां पर आना चाहिए 90 माइनस थीटा। कोण थीटा, थीटा के लिए कोटिपूरक है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फिर जैसे ही हम केवल थीटा लेते हैं, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में। अब इसको यहां पर देखिए, कौन किस में बदलेगा। यदि साइन के साथ है तो ये मान होगा कॉस 90 माइनस थीटा, उल्टा भी उसी तरीके से। हाँ, कॉस थीटा है तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा। यदि tan थीटा दिया है तो tan अपने cot 90 में बदलेगा। जब साइन और कॉस आपस में चेंज हो रहे हैं तो उनके जो गुणात्मक प्रतिलोम वाले अनुपात हैं, जैसे साइन के लिए है कॉसेक, तो कॉसेक जो रहेगा वो कॉस के गुणात्मक अनुपात में, प्रतिलोम वाले अनुपात में बदलेगा, अर्थात सेक 90 माइनस थीटा। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपको यहाँ साइन के साथ दिया जा रहा है तो हर बार आपको साइन ही मिलेगा। कोई भी अनुपात है तो आप इस चीज को याद रखिए, कौन किस में बदलता है, तो आप आसानी से उसका उत्तर कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा। अगला cos थीटा बराबर, अब cos किसके बराबर होता है, तो cos है संलग्न बटे कर्ण। तो इसका जो त्रिकोणमिति है जिसको हम बोलते हैं विपरीत अनुपात जो है वो सेक थीटा है। तो मैं cos को 1 बटे सेक थीटा लिख सकता हूं। सेक cos का ही उल्टा है, लेकिन जब आप उसे गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखोगे तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। अगला tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा। अब फिर से देखिए यहां पर, अगर ये tan 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा में से हम केवल थीटा लेते हैं, केवल थीटा लेते हैं, इसका मतलब आपने इसके कोटिपूरक कोण को लिया तो tan बदल के हो जाएगा cot। tan और cot दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं, तो दो गुणात्मक प्रतिलोमों का गुणनफल 1 आता है।
जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 1। उसी प्रकार tan थीटा ये वस्तुतः जो है ये cot थीटा है, cot थीटा। तो जब मैं इसको cot थीटा के रूप में कंसीडर करूंगा तो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से यहां पर आपके ये चारों खाली स्थान का मान आ गया। तो अब इसी पाठ से और क्या संभावना बनती है, आप देखिएगा कहीं कहीं पे मानक कोणों के मान भी रख सकता है वो, कि थीटा की बजाय 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश में कोणों के माप दे दे, आपको उसका मान पूछा जा सकता है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया कि भाई यदि साध्य वाले प्रश्न आएंगे तो ऐसा प्रश्न जिसमें 4 स्टेप होगा, वो हल करके पूरा दिया रहेगा, कुछ मान बीच में गायब रहेंगे, उन्हीं गायब वाले मानों को आपको सोचकर भरना होगा। यदि आपको सोचने में दिक्कत हो रही है तो बगल में उसी को आप भी सिद्ध कर दीजिए, फिर जो स्टेप जहां चाहिए, जो मान जिसमें रखना हो उसे आकर यहां रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए केवल ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है इसमें जो भी तब्दीली है, कभी अगर बदलेगा तो ये इस स्वरूप में बदलेगा, वो ध्यान रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में वृत्त से वापस से संबंधित। तो अब आपके पास इस प्रश्न के लिए जो ज्यादा चॉइसेस हैं वो केवल समानुपात, पाइथागोरस का प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित प्रमेय, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात संबंधी गुणधर्म, इन्हीं पर आधारित प्रश्न इसमें ज्यादातर आएंगे। तो वृत्त में एक दूसरा प्रश्न दिया है, देखिए आकृति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, वृत्त जिसमें एक आयत अंतर्लिखित है, ई एफ एच जी। देखते हैं अगर प्रश्न में कोई दिक्कत हुआ तो प्रश्न को हल करते समय समझ में आ जाएगा। इस आकृति के लिए दत्त दिया है जीवा ई एफ समांतर है जीवा जी एच। ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर हैं। आपको सिद्ध करना है जीवा ईजी ये सर्वांग है एफ एच के सर्वांग जीवा एफ एच। उपपत्ति के कुछ कथन लिखे हैं वो देखते हैं। उपपत्ति में दिया है कोण ई एफ जी ये बराबर है कोण एफ जी एच, और आगे आपको इसका केवल कारण बताना है। कारण कथन नंबर 1, अगला, इसलिए कोण ई एफ जी ये बराबर है, खाली स्थान दिया है, इसमें दूसरा आएगा अंतरलिखित कोण प्रमेय। अंतरलिखित कोण प्रमेय नीचे दिया गया है एफ
GH ये भी खाली स्थान है। कथन नंबर 3, इसका भी कारण है अंतरलिखित कोण प्रमेय। अंतरलिखित कोण प्रमेय। फिर बगल में यहां पे दिया है, इसलिए माप चाप EG, जिसे आप मेजरमेंट बोलोगे यहां पे, मेजर चाप FH, ये मुझे कहां से मिला? इसका कारण दिया है कथन 1, 2 व 3 से, और इसलिए अंतिम में आपका निष्कर्ष आया कि जीवा EG सर्वांग सम है जीवा FH। पहले आकृति को समझ लेते हैं। संलग्न आकृति में EF समांतर है GH के, और GF एक और जीवा इसमें खींची गई है। उत्पत्ति का पहला ही कथन ये लिखा हुआ है कि रेख GF खींचा, GF खींचा। और अगर ये न भी दिया हो तो जब आप कोण EFG बोलोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये जो जीवा FG है ये खींचना ही पड़ेगा। तो ये जो कोण है, ये कोण किसके सर्वांग सम होगा? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं और दिया है कोण FGH के, तो इसका कारण हो जाएगा एकांतर कोण। रेखाएं समांतर हैं, GF तिर्यक रेखा हो जाएगी, तो ये हो गया एकांतर कोण प्रमेय। तो यहां पे लिखोगे आप, कारण में केवल एकांतर कोण लिखा तो भी चलेगा, एकांतर कोण प्रमेय लिखा तो भी चलेगा। ठीक, कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोणों की प्रत्येक जोड़ी सर्वांगसम होती है, तो इसलिए दोनों कोण बराबर हो गए। अब आगे देखो, आगे आपके कारण में लिखा है अंतरलिखित कोण प्रमेय। क्या है अंतरलिखित कोण प्रमेय? कि यदि कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर हो तो कोण की दोनों भुजाओं द्वारा वृत्त का जो भी भाग प्रतिच्छेदित होता है, जिसे आप अंतःखंडित चाप कहते हो, उस कोण का माप अंतःखंडित चाप का आधा होता है। अंतःखंडित चाप का आधा होता है। पहले कथन में आपको दोनों कोण बराबर मिले हैं, तो अर्थात ये जो कोण है वो चाप EG का आधा होगा। यही अंतरलिखित कोण प्रमेय है। तो हम लिखेंगे यहां पे हाफ मेजरमेंट या माप चाप EG। अगला अंतरलिखित कोण प्रमेय। फिर इसी प्रकार ये दूसरा कोण जो G है, इसके द्वारा अंतःखंडित चाप जो है वो FH बन रहा है। कोण की दोनों भुजाओं के बीच में देखो वृत्त का जो भाग आए, तो ये बन रहा है FH। तो यहां पे FGH ये बराबर होगा हाफ माप चाप FH। कारण क्या होगा? अंतरलिखित कोण प्रमेय। अब मान लीजिए अगर आपको यहां से न समझ में आ रहा हो क्या लिखना है, तो जरा यहां लास्ट में कारण देखो क्या लिखा है, कथन 1, 2 व 3 से। तो कथन 1 इसको दिया है जिसमें दोनों कोण बराबर हैं, यहां कोण आ नहीं रहा है, यहां पे भी दोनों कोण ही है जो वहां पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही जो मान है, ये मान मेरे इन दोनों कथनों में आने वाले हैं। तो कौन कहां पर आएगा? अब इसको देखने के बाद तुरंत दिमाग में समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कोण के साथ चाप का संबंध चाहिए, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों में कोण दिया गया है, कोण वहां पे है नहीं, चाप है। तो कौन सा कोण किस चाप से संबंधित है और किस प्रकार संबंधित है? तो अंतरलिखित कोण प्रमेय। अंतरलिखित कोण प्रमेय में वृत्त की परिधि या वृत्त की चाप में अंतरलिखित कोण, उसके द्वारा की अंतःखंडित किए गए चाप के माप का आधा होता है। तो ये कोण आधा होगा इस चाप का, ये कोण आधा होगा इस चाप का।
तो कथन 1-2 से दोनों चाप बराबर, इसलिए सर्वांग सम चापों से संबंधित जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। सर्वांग सम चापों से संबंधित जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। आपके पाठ में प्रमेय है, गुणधर्म है ऐसा, तो उसके आधार पर मुझे जीवा सर्वांग सम मिल गई, जो मेरा साध्य था। लिख लीजिए, जो भी है इसका ब्लैक बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके लिए भी मुझे अलग से जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हम आकृति को देखकर ही लिख सकते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने सेम इसी प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन भी किया था, और उसमें ज्यादातर देखिए जो प्रश्न अब तक के अगर आप प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आने की जो संभावना रहती थी वो महत्वमापन से है थी। और अब जब महत्वमापन वहां पर नहीं है तो आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो बचे हुए घटक हैं उस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय को भी पूछा जा सकता है। उसमें भी देखते हैं एक प्रश्न हल करके, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहां पर दो समरूप त्रिभुज बताए गए हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी, कोण आर तथा सी 90 अंश है, 4 इसका मान 6, 8 इकाई और ये x। अब यहां पर मैं इसे कृति, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न भी आपको कृति स्वरूप में बनाकर दिया जा सकता है। तो इसमें पूछा जाएगा यह, तो सबसे पहले पूरा प्रश्न भी लिखा होगा कि एक ही समय पर बनने वाले दो त्रिभुज बताए गए हैं या संलग्न आकृति में 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। 8 मीटर 4 मीटर दोनों खंभे हैं जिनकी परछाई क्रमशः और 6 मीटर, तो यक्स का मान, तो अब इसमें आपको कृति करके दिया ही रहेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला जो हल है उसमें इस तरह से लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज, या तो यहां खाली स्थान दे दे या फिर इसके कारण में खाली स्थान दे दे। तो यदि यहां खाली स्थान आता है तो हमें एकेकी संगति के अनुसार ही नाम लिखना है। पहले त्रिभुज का नाम आपको दिया है जिसमें आर जो है 90 है और वो अंतिम में है, तो इस त्रिभुज में सी 90 है तो ये अंत में आएगा। शुरुआत हुआ है पी से, पी आर खंबे की ऊंचाई दिया है तो यहाँ पे आएगा ए सी, पी पहले है तो ए बी सी ये नाम हो जाएगा। और अगर इसके कारण में पूछा गया है खाली स्थान तो इसका कारण होगा कोको कसौटी से, समरूपता की कोको कसौटी से। ध्यान रहे एक ही समय पर बनने वाली आकृतियां जो है वो परस्पर समरूप होती हैं। कारण में ये भी लिख सकते हो कि प्रत्येक 90 अंश है चूंकि लंबवत होगा जमीन पर, और सूर्य की किरणों द्वारा ये दोनों एक ही समय पर परछाई बना रहे हैं
तो बनने वाले कोण को आप संगत कोण से भी सर्वांग बता सकते हो। ठीक, तो ये कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, पहली चीज। अब मुझे निकालना है भुजा, तो आगे भुजाओं में संबंध जो दिया रहेगा, कौन सी भुजा का संबंध किससे है, उसमें कहीं कहीं पे खाली स्थान छोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए उसने दे दिया पीआर, पीआर के साथ खाली स्थान छोड़ दिया। दूसरा है पीआर, फिर क्यू आर, या तो क्यू आर पे नहीं लिखा और यहां पे डाल दिया यक्स, और यहाँ पे खाली स्थान है। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं जो हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो पी आर आकृति में देखो, पी आर एक ही संगत किससे है, एसी से है, तो बटे में एसी आ जाएगा। अगला क्यू आर, क्यू आर क्योंकि एक्स है बीसी, तो बीसी के साथ एक ही संगत से मिलना चाहिए मुझे क्यू आर, तो यहाँ पे मैं क्यू आर भी डाल सकता हूं, या फिर मान लिख दो आप, कारण में लिखोगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अगला मान रख के इसे हल कर दीजिए, 4/8 बराबर 6/x, 4 से ये मान कट जा रहा है, 1/2 बराबर 6/x, तिर्यक गुणा करके आप x का मान निकाल लीजिए। तो 6 दूना 12, चूंकि सभी इकाइयां मीटर में दी गई हैं, तो लास्ट में x का मान आएगा 12 मीटर। क्योंकि 4 ही खाली स्थान मिलने वाला है, तो 4 के लिए जो जो संभावना बनती है वो मैंने आपको बता दिया। पहला कि यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिया रहेगा, तो जिसे आप एक ही संगति के अनुसार लिखेंगे। अगर कसौटी में नहीं है तो कसौटी का नाम लिखेंगे। दूसरा, अनुपात लिखने के बाद आप उसमें मान रख दीजिए और आगे हल करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे बाद में। ज्योति मैम, जूते आए तो कहाँ रखेंगे? अपने सर नहीं आए क्या? कोई नहीं आए, अब 2 आए और एक कोई और आएंगे। नहीं, उनके पास इंचार्ज सर हो तो उनको दे दीजिए आप। अब हम लोग कैसे करेंगे? उनको दोपहर को आने के लिए बोलिए जी। चलिए आगे। तो कुल मिलाकर हमें अपना ध्यान केंद्रित किस तरफ करना है कि किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना बनती है। पहले 2-3 चैप्टर में आपने देख लिया, और एक और प्रश्न ले लेते हैं अगले चैप्टर से। जैसे आप लोगों ने पाइथागोरस का त्रिक नियम पढ़ा ही है, ठीक? तो त्रिक नियम पर आधारित या 30, 60, 90 से संबंधित गुणधर्म, त्रिभुज से संबंधित भुजाएं देकर के आपको उनका मान पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समरूप त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित एक प्रमेय को हल करते हैं, जो कि प्रश्न दूसरे अ के लिए पूछा जा सकता है। संलग्न आकृति में समकोण त्रिभुज डी एफ ई में शीर्ष बिंदु एफ से कर्ण डी एफ पर लंब रेखाखंड एफ जी खींचा गया है। जीडी का मान 8, जीएफ का मान 12 दे करके आपको ईजी का मान निकालने के लिए कृति दी जा सकती है। हल आपको पता ही है कि ज्यामितीय माध्य का जो प्रमेय है वो इसमें लगता है। समकोण त्रिभुज है, बनने वाले सभी त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, तो जीएफ का वर्ग बराबर डीजी गुणे जीई होता है। अब इसी को यहां पर सोपान के रूप में कहीं खाली स्थान, कहीं पर स्टेप कंप्लीट करके दे दिया जाएगा, जिसे आपको भरना रहेगा। तो इसका हल स्टार्ट कैसे होगा? यहां दे दिया जी एफ का वर्ग बराबर ये भी खाली स्थान गुणे ये भी खाली स्थान। 1 मार्क आपका यही हो गया। यहां लिख दिया ज्यामितीय
माध्य प्रमेय। अगला जीएफ का मान दिया, मान लीजिए खाली स्थान, यहां हो गया 8 गुणे ईजी। अगले में तो ईजी बराबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये ज्यामितीय माध्य प्रमेय दिया गया है तो जीएफ का वर्ग बराबर ये पहले आएगा जीडी गुणे जीई। अब नीचे मान दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर भी मान होगा, तो 12 का वर्ग, 12 का वर्ग। अब इसे आप हल कर लीजिए, तो 12 का वर्ग चाहे तो वर्ग निकाल के लिखो या 12 गुणे 12 कर दो, और हमें अब सीधे ईजी का मान पूछा गया है, तो ईजी का मान ज्ञात करने के लिए 8 पक्षांतर करेंगे, तो बटे में हल कर लीजिए इसे। 4 दूनी 8, छंग 12, 3 गुणे 6 18। यदि इकाई सेंटीमीटर, मीटर या जो भी दिया है, कुछ नहीं है तो आप यहां इकाई डाल सकते हैं, यदि खाली स्थान हो तो, नहीं तो केवल 18 लिखकर छोड़ा तो भी चलेगा। तो ये आपका ज्यामितीय माध्य से संबंधित प्रमेय है, इस पे संभावना होती है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो वो इस प्रकार का हुआ। ऐसे ही पाइथागोरस का त्रिक जो है उसे पहचानने के लिए भी आ जाएगा, ये पाइथागोरस का त्रिक है या नहीं। तो बड़ी भुजा का वर्ग लिखा रहेगा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल रहेगा, खाली स्थान है, मान निकाल कर लिख दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन कर दीजिए कि पाइथागोरस द्वारा या पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये पाइथागोरस का त्रिक है। साध्य हेतु प्रश्न भी दिया जा सकता है। 30, 60, 90 का भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आशा है आप लोगों ने ले ली होगी। अगले प्रश्न पर चलिए। वो देख लीजिए ना। त्रिभुज एस आर पी दिया है, भुजा एस आर का मान है 6 और यहां पर कोण दिया है 30 अंश। तो सबसे पहले इसके हल में लिखा है कि कोण एस आर पी बराबर कारण त्रिभुज का शेष कोण, त्रिभुज का शेष कोण, इसलिए त्रिभुज एस आर पी 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश प्रकार का त्रिभुज है, प्रकार का त्रिभुज है। प्रश्न में पूछा गया है कि भुजा आरपी का मान ज्ञात कीजिए, भुजा आरपी का आपको मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ये प्रश्न है, इसके लिए आपको यहाँ पे कृति बनाकर दी गई है, तो यहां होगा यस आर बराबर और इसका कारण, आगे इसका कारण आपसे पूछा गया है, हो गया 1.5 मार्क। और लास्ट में एस आर बराबर या इसलिए आरपी बराबर, आरपी का मान निकालिए। आकृति देख लीजिए, त्रिभुज में एक कोण 90 दिया है, एक 30 है, तो हम सभी जानते हैं कि ये बचा हुआ कोण जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 90 निकल गया, बचा 90, 30 निकल गया, तो ये होगा 60 अंश। तो एस आर पी का माप आएगा 60 अंश, त्रिभुज का शेष कोण या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग गुणधर्म। अगला देखिए,
तो इस प्रकार ये जो त्रिभुज है वो 30, 60, 90 प्रकार का हो गया। तो एसआर जो है ये 30 की सम्मुख भुजा है, 30 की सम्मुख भुजा है। तो संबंध में हमें पता है कि 30 की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो आरपी कर्ण, इसकी आधी, ये खाली स्थान में आधा आरपी आएगा। और कारण लिखोगे 30 अंश की सम्मुख भुजा भी डाल सकते हैं आप, या तो 30, 60, 90 प्रमेय भी लिख सकते हैं। 30 अंश की सम्मुख भुजा पहले प्रमेय, लेकिन 10वीं में अब आपको गुणधर्म के रूप में दिया है, तो आप अगर गुणधर्म या प्रमेय में से कुछ भी लिखते हैं तो चलेगा, नहीं तो सीधे लिखिए 30 अंश की सम्मुख भुजा। अगला, अब जब आप मान रख के इसको हल करेंगे तो हमें तो अगले स्टेप में सीधे उत्तर बताना है। तो हाफ गुणे आरपी, चूंकि आरपी निकालना है, बराबर है 6, बराबर है 6। आप मौखिक भी सोच सकते हो। यदि सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, तो यहां पे आएगा 12 इकाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रश्नों को समझते चलिए कि किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना यहां पर आने की है बेटा। चलिए वृत्त से एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है, वृत्त तो आकृति देखिए, हमें ओ केंद्र वाला वृत्त दिया गया है, बिंदु आर है। इस बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। केंद्र ओ से बिंदु आर जोड़ा गया है। स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु यम पर स्पर्श करती है। यदि O और R के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। आकृति में या प्रश्न में लिखा रहेगा कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखाखंड MR की लंबाई ज्ञात कीजिए। MR की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को कृति स्वरूप में बनाया जाए अगर, तो यहां पर सबसे पहला प्रमेय होगा स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय, जिससे आपको एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। और समकोण त्रिभुज की यदि किसी भी भुजा का मान आपको निकालना है तो आप पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग करते हो। तो सबसे पहले हल में कोण OMR बराबर खाली स्थान और कारण लिख दिया स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय। स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय। प्रश्न आप लोगों को क्लियर है कि हमें यहां पर MR का मान निकालना है, जिसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो त्रिभुज OMR में
कारण डाल दिया या फिर कारण नहीं लिखा, कारण भी आप लोगों से पूछा गया है। अब अगले में 10 का वर्ग, 5 का वर्ग धन mr का वर्ग, इसलिए mr बराबर, क्योंकि mr निकालना है, हो जाएगा 90 अंश, और इसका कारण होगा स्पर्श रेखा त्रिज्या की लंबता प्रमेय, पहला मान। दूसरा, अब इस त्रिभुज में क्योंकि भुजाओं के ऊपर वर्ग दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, OM का वर्ग धन MR का वर्ग लिखा है, तो दो भुजाओं के वर्गों का योगफल ये बराबर होगा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग, तो OR का वर्ग, और कारण में लिखोगे पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा मुझे ये कथन मिल जाएगा। मान रख लीजिए 10 का वर्ग होगा 100, 5 का वर्ग 25, MR निकालने के लिए आप पक्षांतर करोगे तो -25 बराबर MR का वर्ग, इसलिए 100 में से 25 घटा दिया 75, हमें केवल MR पूछा है तो वर्ग का पक्षांतर करेंगे वर्गमूल, चूंकि 75 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि इसके गुणनखंड में एक पूर्ण वर्ग आ जाए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 25 तियां होगा 75, 25 का मान ब्रैकेट के वर्गमूल के बाहर निकाला अगर तो ये हो गया 5 करणी में 3, तो आप यदि करणी में 75 लिखोगे तो ये सरलतम स्वरूप नहीं माना जाएगा, तो आपका आंसर होगा 5 करणी में 3 इकाई भुजा MR का मान। ठीक, तो जहां पर आपको कुछ हल करने की आवश्यकता लगे वहां तुरंत आप अपनी आकृति के बगल में या आकृति के नीचे पहले तो आपको कृति स्वरूप वाला जो प्रश्न दिया है उसको एज इट इज कॉपी करना है, फिर जहां पे जो चीजें मान रखनी है यदि वो मौखिक तौर पर नहीं आ रहा है तो आप उसे हल करके उस जगह पर रखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वृत्त में से चक्री चतुर्भुज के गुणधर्मों पर आधारित अगर प्रश्न पत्र अगर टॉपिक में है तो उस पर भी इस प्रकार का कृति रूपी प्रश्न बन सकता है। तो सब मिलाकर मुझे केवल 4 स्टेप वाले प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, ये चीज ध्यान रखिए। और प्रश्न दूसरे अ में आपको 3 उप प्रश्न आएंगे जिसमें से मात्र 2 प्रश्न आपको हल करना है, दोनों ही प्रश्न आपके कृति स्वरूप में रहेंगे। जो घटक या जो पाठ सिलेबस से निकाल दिया गया है उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, और बचे हुए घटकों में से कैसी संभावना है, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसकी चर्चा हमने आज के सत्र में की। तो यदि अब इसके बाद किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है।